वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी। आई एम मुख्तियार। तो मेरे प्यारे साथियों, आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो संविधान की अनुसूची, हमारा टॉपिक चल रहा था क्या, अनुसूचियां। तो अनुसूचियों में मैंने पिछली क्लास में आपको क्या तलक समझाया था। तो मैंने अनुसूची 8 तलक पिछली क्लास में आपको अच्छी तरह से समझाया था और मैं आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा, क्योंकि आपने हमारी क्लास में बहुत अच्छे से प्यार दिया। तो मैं आशा करता हूं बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो आज हम चलते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ, उससे आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिर भी मैं आज एक बार आपको फिर दोहरा देता हूं शुरू से, फिर 2 मिनट के लिए जो पिछला आपने पढ़ा था वो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है गाइस। तो देखिए, मैंने बताया था भारतीय संविधान, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारतीय संविधान। अब इसमें मैंने बताया था कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, कितनी अनुसूचियां हैं। तो मैं बता चुका था कि मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। कितनी? 8। और प्रेजेंट में यानी वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? 12। मूल संविधान में 8 थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अब उन 12 की तरफ हम चलते हैं। 12 अनुसूचियां कौन कौन सी थी? तो मैं आपको एक बार फिर रिवाइज करा रहा हूं। अनुसूची नंबर 1 में यह प्रावधान दिया गया है कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुसूची नंबर 1 में बताया गया है कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुसूची नंबर 2 में यह बताया गया है कि भारत के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्ते के बारे में उल्लेख दिया गया है। अनुसूची नंबर 2 में पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते के बारे में उल्लेख दिया गया है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में नाम लें, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति या राज्यसभा का उपसभापति। तो ये हमारी अनुसूची नंबर 2 हुई। बात करते हैं अनुसूची नंबर 3। तो अनुसूची नंबर 3 में शपथ के बारे में बात कही गई है। किसके बारे में? शपथ। यानी कोई बंदा अब सेलेक्ट हो जाए तो शपथ ग्रहण करता है। तो अनुसूची नंबर 3 में शपथ का उल्लेख है। बात समझ में आ गई? तो बात करें अनुसूची नंबर 5 में, अनुसूची नंबर 4। अनुसूची नंबर 4 में यह कहा गया है कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा सीटों के लिए आवंटन, यानी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कितनी राज्यसभा की सीट होंगी, इस बात का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? अनुसूची नंबर 4 में। बात समझ में आ गई होगी।
अब बात करते हैं अनुसूची नंबर 5 में। तो अनुसूची नंबर 5 में किस चीज का उल्लेख दिया गया है? तो अनुसूची नंबर 5 में यह कहा गया है किसी भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कैसा उल्लेख यानी कैसा प्रशासन होगा। या मैं आपको एक देसी भाषा में यह कहूं कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एससी और एसटी जो होते हैं उनके एक आरक्षण के बारे में प्रावधान दिया गया है। क्या? एससी और एसटी के आरक्षण के बारे में प्रावधान दिया गया है। बात समझ आ गई होगी। बात करते हैं अनुसूची नंबर 5, अनुसूची नंबर 6। तो अनुसूची नंबर 6 में 4 ऐसे राज्य हैं जिसमें उन्हें आरक्षण के बारे में प्रावधान दिया गया है। कितने राज्य? 4 राज्य हैं जिसमें यह पता है कि इनका प्रशासन कैसा होगा, उस बारे में उनका उल्लेख दिया गया है। तो 4 राज्य वो कौन कौन से हैं जो अनुसूची नंबर 6 में आते हैं? नंबर 1 असम, नंबर 2 मेघालय, नंबर 3 त्रिपुरा, नंबर 4 मिजोरम। क्या? मिजोरम। यह बात कही गई थी अनुसूची नंबर 6 में। अब बात करते हैं अनुसूची नंबर 7। तो अनुसूची नंबर 7 में शक्तियों के विभाजन का उल्लेख दिया गया है। किसका? शक्तियों के विभाजन का उल्लेख। शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। अब देखिए शक्तियों का विभाजन। तो अनुसूची नंबर 3 में 3 चीज का उल्लेख किया गया है, यानी शक्तियों का जो विभाजन क्या है वो 3 जगह किया गया है। नंबर 1 केंद्र सूची, केंद्र सूची। नंबर 2 राज्य सूची। नंबर 3 समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। इन तीनों के बारे में उल्लेख दिया गया है संविधान की अनुसूची नंबर 7 में। कौन से में? अनुसूची नंबर 7 में शक्तियों का विभाजन है, जिसमें शक्ति जो रखी गई है यानी 3 विषय रख दिए हैं, यानी 3 सूची बना दी गई, जिसमें केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब आखिर क्या है केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची? तो केंद्र सूची में ऐसे वो विषय, ऐसे वो कानून जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाती हो, ऐसे वो विषय जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाती हो, वो किसके अंतर्गत आते हैं? केंद्र सूची के अंतर्गत आते हैं। ऐसे वो विषय जिन पर राज्य सरकार कानून बनाती हो, वो कौन से विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ऐसे वो विषय जिन पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही अपने समझौता कर कानून बनाती हो, उसे समवर्ती सूची में रखा जाता है। बात समझ में आई होगी। फिर एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। केंद्र सूची में वो विषय आते हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, वो केंद्र सूची के विषय होते हैं। जैसे कि एग्जांपल में मैं कहूं बैंकिंग व्यवस्था, रेलवे, सेना, रक्षा किसके अंतर्गत आते हैं? केंद्र सूची के अंतर्गत। राज्य सूची, राज्य सूची के अंतर्गत ऐसे वो विषय जिन विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती हो, वो राज्य सूची के विषय कहलाते हैं।
वो राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं। बात समझ में आई होगी। समवर्ती सूची वो विषय जिन पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाती हो, वो विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। समवर्ती सूची के एग्जाम्पल में अगर बात कहूं, जैसे कि सड़क, समवर्ती सूची, जैसे कि सड़क तो आएगा इसमें राज्य सूची में, और पुलिस वो भी राज्य सूची में, ठीक है, कृषि वो भी राज्य सूची में। लेकिन हम बात करें समवर्ती सूची की, जैसे कि शिक्षा समवर्ती सूची, बात समझ में आ गई। तो अब इससे आगे कर चलते हैं। लेकिन मैं आपने सभी ने पढ़ रखा होगा कि अभी तक 3 विषय मिलते हैं, लेकिन इन तीन विषयों में अगर हम बात करें, ये जो 3 विषय मिलते हैं, इन 3 विषयों में आपने पढ़ रखा होगा केंद्र सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची। ये 3 ही विषय मिलते हैं। लेकिन आज हम आपको एक चौथा पॉइंट भी बताने जा रहे हैं। कौन सा विषय? जिसको नाम दिया गया है अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय में कौन कौन से पॉइंट आते हैं? तो देखिए, वो लोग भी कितने समझदार थे जिन्हों को ये पता था आने वाले टाइम में ये होगा। जैसे कि संविधान सभा के जो भी मेंबर थे, जिन्होंने इस अनुसूची नंबर 7 में रखा था कि शक्तियों का विभाजन, और उन शक्तियों को भी 3 भागों में बांटा था। केंद्र सूची, जिस पर केंद्र सरकार कानून बना दे, राज्य सूची, जिस पर राज्य सरकार कानून बना दे, समवर्ती सूची, जिस पर दोनों समझौता कर कानून बनाते। लेकिन अगर मैं यही बात कहने लग जाऊं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में मतभेद हो जाए, किसी भी विषय को लेकर अगर दोनों के बीच में मतभेद हो जाए, तो किसका कानून मान्य होता है? तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है। लेकिन हमको समझना है कि अवशिष्ट विषय के अंतर्गत कौन से कानून आते हैं। तो अवशिष्ट विषय के अंतर्गत वो आते हैं, जितनी भी नई खोज होती है वो अवशिष्ट विषय के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं कहूं परमाणु संरक्षण, बात सही है। परमाणु जो है वो एक नई खोज ही तो है। तो देखिए किसके अंतर्गत आते हैं? अवशिष्ट विषय के अंतर्गत आते हैं। मैं ये कहने लग जाऊं, जैसे कि फिलहाल में इंस्टाग्राम एक नई खोज थी, वो भी अवशिष्ट विषय के अंतर्गत आते हैं। या चलो मैं आपको ऊपर ये एक एग्जांपल लेता हूं। अगर आप हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में आते हैं तो वो शिक्षा कैसी है? वो राज्य सूची के अंतर्गत आती है। लेकिन जैसे अब आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं YouTube पर, तो YouTube एक कैसा विषय है? तो YouTube का विषय जो आप शिक्षा ले रहे हैं, तो YouTube एक कैसा विषय है? अवशिष्ट विषय है। बस समझ में आ गई? देखिए मैंने एग्जांपल बहुत अच्छा दिया है। यानी कि जितनी नई खोज होती है वो सब अवशिष्ट विषय के अंतर्गत आती है। चलो, आशा करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अनुसूची नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं, अनुसूची नंबर 8 की अगर हम बात करें, अनुसूची नंबर 8 में भारत में 22 राज्यों को मान्यता प्राप्त है। कितनी? 22 राज्यों को मान्यता, 22 राज्यों, भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कितनी? अनुसूची नंबर 8 में यह कहा गया है कि भारत की 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। पसंद आ गई? तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। चलो, ये बात भी समझ में आ गई। ठीक है, अब चलते हैं अनुसूची नंबर 9 की तरफ। अनुसूची नंबर
9 की तरफ। अनुसूची नंबर 9 में किस चीज का उल्लेख किया गया है? मैंने आपको बताया था कि मूल संविधान में टोटल ही 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8। लेकिन मूल संविधान के बाद जो संविधान में संशोधन होकर एक 9वीं सूची रखी गई, तो उस 9वीं सूची में तो सबसे पहला यही पॉइंट बनता है कि संविधान में 9वीं सूची जो रखी गई है, वो 9वीं सूची में संविधान का पहला संविधान संशोधन था। तो क्या था? पहला संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 में। कौन से में? 1951 में पहला संविधान संशोधन था। इसमें क्या गया था? जो यानी राज्य की जो संपत्ति है वो अधिग्रहण वाली बात कही गई थी। कौन सी? राज्य की संपत्ति की अधिग्रहण। तो लिख सकते हो क्या लिखा गया था? राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण, संपत्ति के अधिग्रहण की विधियां। बात समझ आ गई? अनुसूची नंबर 10 की तरफ चलते हैं। अनुसूची नंबर 10। अनुसूची नंबर 10। तो अनुसूची नंबर 10 में किस चीज का प्रावधान था? तो अनुसूची नंबर 10 में दल बदल से संबंधित प्रावधान था। क्या? दल बदल। यानी दल बदल क्या था? दल बदल यह था कि जो अब चुनाव वाली प्रक्रिया होती है, जो कहते ना कि इतने विधायक टूटकर उसमें पहुंच गए, इतने विधायक टूटकर उस पार्टी में पहुंच गए, उस सांसद ने या उस विधायक ने उस पार्टी को छोड़कर उस पार्टी में ज्वाइन हो गए। ठीक है? तो वही बात है कि दल बदल से संबंधित, दल बदल से संबंधित। और ये जो था, अगर हम बात करें, ये दल बदल संबंधित यानी 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची तो जोड़ी गई थी 1951 में। संविधान का पहला संशोधन हुआ था 9वीं अनुसूची को जोड़कर। लेकिन 10वीं अनुसूची को जोड़कर जिस टाइम जोड़ा गया था, उस टाइम संविधान का वो 52वां संविधान संशोधन था। कौन सा? 52वां संविधान संशोधन था। 52वां संविधान संशोधन। और ये 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में। कब? 1985 में। अब हम बात करते हैं अनुसूची नंबर 11। कौन सी? अनुसूची नंबर 11। तो अनुसूची नंबर 11 में किस चीज का प्रावधान दिया गया है? तो पंचायती राज से संबंधित विषय। किससे? पंचायती राज जो आता है वो अनुसूची नंबर 11 में आता है, लेकिन पंचायती राज को अनुसूची नंबर 11 में जोड़ा गया। तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये 73वां संविधान संशोधन था, जो 1992 और 1993 में हुआ था। लिखिए, पंचायती राज। क्या? पंचायती राज, पंचायती राज के विषय। लेकिन मैं कहने लग जाऊं, पंचायती राज के कुल कितने विषय थे? पंचायती राज के कुल कितने विषय हैं? 29 विषय। कितने विषय? 29 विषय। और इस संविधान संशोधन कौन से नंबर का संशोधन था? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये 73वां संविधान संशोधन था। 73वां संविधान संशोधन था।
73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1992 और 1993। बात समझ में आ गई होगी। अगर इससे आगे हम चलते हैं तो इससे आगे अनुसूची नंबर 12। अनुसूची नंबर 12, अनुसूची नंबर 12 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है किससे? नगर निगम। देखिए, नगर निगम, नगर निगम से संबंधित है। इसके अंतर्गत कितने विषय आते हैं? तो नगर निगम के अंतर्गत 18 विषय आते हैं। कितने विषय आते हैं? 18 विषय आते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि संविधान संशोधन में, संविधान में ये जो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो कब जोड़ी गई थी? तो ये 74वां संविधान संशोधन था। कौन से नंबर का? 74वां संविधान संशोधन। ये 73वां था और ये 74वां था। 74वां संविधान संशोधन था। संविधान संशोधन था। और इस 74वां संविधान संशोधन कब हुआ? ये भी 1992 और 1993 में हुआ था। बात समझ में आ गई होगी? ठीक है, अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो देखिए, ये मैंने आज आपको कंप्लीट कराई। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूची आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, फिर मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट कराने जा रहा हूं, बिल्कुल उंगलियों पे रट जानी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल उंगलियों पे रट जानी चाहिए। देखना, नंबर 1, अनुसूची नंबर 1 में कहा गया है भारत के अंदर 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुसूची नंबर 2 में ये कहा गया है कि जितने भी पद अधिकारी हैं उनके वेतन और भत्ते। अनुसूची नंबर 3 में उनके शपथ के बारे में कहा गया है। अनुसूची नंबर 4 में राज्यसभा में कितनी सीट, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा के सीटों के बारे में उल्लेख दिया गया है। अनुसूची नंबर 5 में कहा गया है कि एससी या एसटी के आरक्षण के प्रावधान के बारे में। अनुसूची नंबर 6 में यह कहा गया है कि किसी भी, यानी ऐसे 4 राज्य जिनके आरक्षण का प्रावधान है या जिनका प्रशासन कैसा हो, वो 4 राज्य हैं असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। अनुसूची नंबर 7 में यह कहा गया है कि शक्तियों का विभाजन, और कितने विषय रखे गए हैं? 3 विषय। 3 विषय, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। लेकिन भूलना मत, मैंने आपको बताया अवशिष्ट विषय भी। ठीक है, 4 विषय बताए। नंबर 8, अनुसूची नंबर 8 में भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अनुसूची नंबर 9 में अनुसूची नंबर 9 में जो रखा गया है, अनुसूची नंबर 9 में संपत्ति अधिग्रहण वाली बात थी, जो संविधान सभा का पहला संविधान संशोधन था। अनुसूची नंबर 10 में, अनुसूची नंबर 10 में दल बदल का प्रावधान, जो संविधान का 52वां संविधान संशोधन 1985 में। अनुसूची नंबर 11 में पंचायती राज संबंधित, जो पंचायती राज संबंधित के विषय में है, इसमें टोटल 29 विषय हैं। ये 73वां संविधान संशोधन 1992 और 93 में हुआ था। अनुसूची नंबर 12 में नगर निगम के विषय हैं। नगर निगम में कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। क्लियर? ये ये भारतीय संविधान का 74वां संविधान संशोधन था, जो 1992 और 1993 में हुआ था। तो आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, 12 के 12 अनुसूची में कंप्लीट करा चुका हूं। तो आशा करता हूं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे। कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों जो वीडियो को लाइक ना करें। वीडियो को सभी लाइक करें, शेयर करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।